वेदों के बारे में पढ़ लिया था। वैदिक संस्कृति वेदों के आधार पर तत्कालीन समय की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक परिवेश की जानकारी जो हमें मिलती है वो वेदों के आधार पर मिलती है। ठीक है। और मैंने ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के बारे में आपको लिखवा दिया था, उनके ब्राह्मण ग्रंथ, उनके आरण्यक, उनके उपनिषद क्या क्या है वो मैंने आपको लिखवा दिया था। ठीक है। टॉपिक क्या हो जाता? अथर्ववेद ना क्या है? 5 टुकड़े नहीं है उसमें भी की तू ले ले। हाँ तो आपको किसी का नहीं तो यहाँ रखो, मैं खा लूंगा। हाँ तो कोई नहीं ले रहा तो क्या करूँ, मैं खा लूंगा उसको। तो वो अथर्ववेद लिखवा दिया था ना। हाँ देखो अथर्ववेद के बारे में बहुत अगर तुम बोले तो तुम्हारी वीडियो बना कर नहीं सकोगे बस बिल्कुल। या तो इधर बैठ जाओ शांति से। देखो अथर्ववेद चौथा एवं ठीक है बेटा। अगला पॉइंट देखो, इसकी रचना इसने की थी अथर्व ऋषि ने। इसकी रचना अथर्व ऋषि ने की थी। लिखता पानी की बोतल तो चलो कुरकुरे कहते हैं, कुरकुरे ले लो या पानी की बोतल। अगर कितनी जाने बोले सर पानी ले लो, बोतल नहीं, वो कुरकुरे नहीं कुछ अभी कुरकुरे डालोगे शिकायत करोगे वहाँ सब पढ़ाते तुम्हें कुरकुरे खाते घर। तुम लोग के साथ समस्या आया। मेरे साथ पूछने का सर ये दिक्कत है, वहां जाके स्टार्ट कर देते हो। फिर कह दो कि सर आप नहीं आ रहे तो आपकी याद आ रही थी, समझा नहीं पा रहा था किस तरीके के लोग। हम तो कल ही मान गए थे कि अंतिम क्लास में तरफ चले गए तो बोले कि पढ़ा दो बच्चों। देखो अथर्ववेद में जो मंत्र दिए हुए हैं, अथर्ववेद में जो मंत्र दिए हुए हैं वो जादू टोना, रोग निवारण, इत्यादि से वो जादू टोना, रोग निवारण और जुड़ा इत्यादि से संबंधित है। तुम लोग कितने लोग ट्रेन में बैठे हो? तुम में कितने लोग ट्रेन में बैठे हैं? और हम ये पूछिए कि रोज आ रही नहीं आ रही हो? हमने क्या पूछा कितने लोगों ने ट्रेन में बैठे हैं? मनसा देवी होता था बेटा। तुमने ट्रेन में देखा बाबा बंगाली किसी प्रकार की जादू टोना के लिए संपर्क करे। अब ऐसी तो तुम बहुत देखते हो। उसमें लिखा रहता है सौतन से छुटकारा, प्रेम विवाह पे इस तरीके से। बेटा इधर आके बैठ जाओ। तुमने उसमें देखा ना बाबा बंगाली वाले घर पर बैठ के संपर्क करे सीधे, जादू टोना ये वो इस तरीके से। ठीक है, तो
तो इसका मेन विषय क्या है? जादू टोना रोग निवारण विवै इत्यादि संबंधित था। इसकी रचना किसने की थी? अथर्वशीर ने। ये परीक्षा में पूछा हुआ है, ये पूछे हुए हैं और ये अंतिम वेद है, ठीक, ये पूछा हुआ है। अगला पॉइंट लिखो। अथर्ववेद में ही गोत्र शब्द का सर्वप्रथम होता है। अगला पॉइंट है अथर्ववेद के पुरोहित को, अथर्ववेद के पुरोहित को ब्रह्मा कहते हैं। परीक्षा पूछा किस केस में? देखो इसी वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा है। प्रजापति की दो पुत्रियां कहा है। सभी लोग कहां से आते हैं बेटा? आवाज विकास अस्तमाई में मंत्री नहीं है। लिखो चांदी एवं गन्ने का, बाद में खा लेना भैया, कदे कल भूखे ही आते हो घर से। हाँ चलो कोई बात नहीं, भंडारा नहीं चलता है। चांदी एवं गन्ने का, चांदी एवं गन्ने का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में ही मिलता है। देखो मगध, अंग और अयोध्या का उल्लेख सर्वप्रथम अथर्ववेद में ही हुआ है। तथा मगध के लोगों को प्राप्त कहा जाता था। ये क्वेश्चन विशेष में पूछा हुआ है। मगध के लोगों को प्राप्त कहा जाता है। मगध के लोगों को प्राप्त कहा जाता है। नेहा पटेल आप आ गए, बहुत बढ़िया काम किया आपने।
मगध अंग अयोध्या का उल्लेख सर्वप्रथम में मिलता है। मगध के लोगों को ब्राह्मण कहा जाता था। ठीक, परीक्षा में पूछा है क्वेश्चन, मगध के लोगों को ब्राह्मण कहा जाता था। वाह वाह वेदांत से कह दोगे सब चलेगा, संविधान लिखना नहीं पड़ेगा। अच्छा ही लग रहा था तो यार, संविधान वाले सर है, साइंस टेक वाले सर है, क्या करें? कैसे? मेरी याद दिलाती मतलब बोरिंग किया। अब हमारे उनके सामने हाँ इसी काम करते होंगे। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्या तुम नहीं समझ रहे। जैसे वो क्या पढ़ा रहे, कैसा पढ़ाना है, मैं मेरी वैल्यू इसलिए नहीं आप लोगों को, आप मना कर दो मैं पढ़ाई नहीं आऊँगा। अब मैं तो ये नहीं कहूँगा कि वो क्या पढ़ा रहे, कैसा पढ़ा रहे, क्योंकि तुम भी तो बच्चे हो भाई, बीए पास कर लिया, ग्रेजुएशन कर लिया, तुम्हें भी कुछ आ रहा है। अब वो क्या पढ़ाते क्या नहीं पढ़ाते तुम समझो, समाज के अंदर अधिकारी समझे, कोऑर्डिनेटर समझे। अब वो नेपाली भाषा पढ़ा रहे हैं, अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, पाली पढ़ा रहे हैं, बंगाली पढ़ा रहे हैं, तो तुम्हारा अपना मामला है। नहीं समझ में आ रहा है तो कह दो कि सर हमें हिंदी पढ़ा दिया करो। हाँ हमसे मत कहो, मैं तो कहूँ कि हरिओम सर ने भेजा था कि वो ऐसे पढ़ा रहा है, ये हम बिल्कुल बचे हुए हैं काम नहीं, तो अपना समझो। हम तुम्हें केवल यहाँ अथर्ववेद पढ़ा रहा है उसको पढ़ो केवल, ठीक तो चुपके में तुम रेटिंग लगा दोगे, हल्के से सर अच्छा नहीं पढ़ा रहा है, बैड पढ़ा रहा है, ऐसे बिल्कुल। देखो आगे वाला पॉइंट, भूमि माता है, पहले लिखो बैठे बात मत करो। भूमि क्या है, तुम दोनों तो ऐसे लड़ रहे हो, कितनी सालों में लड़े नहीं है। भूमि माता है और मैं उसका पुत्र हूं, इसका उल्लेख अथर्ववेद के सूक्त में हुआ है। अथर्ववेद के पृथ्वी सूक्त, अथर्ववेद के पृथ्वी सूक्त में हुआ है। देखो अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ, अथर्ववेद के ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ ब्राह्मण, गोपथ ब्राह्मण। देखो अथर्ववेद के उपनिषद, अथर्ववेद के उपनिषद हैरेंगे वो अथर्ववेद के उपनिषद, अथर्ववेद के उपनिषद मांडुक्योपनिषद, मांडुक्योपनिषद, मांडुक्य उपनिषद
की जय हो, सत्यमेव जयते का उल्लेख मुंडको उपनिषद में मिलता है। नेहा पटेल ठीक हो तुम? कितनी दूर से आती हो? काला पानी, काला मंदिर, काला मंदिर। सर आपका पैर सही हो गया? सर आपका पैर सही हो गया? हाँ बस ताई है थोड़ी सी। सबसे छोटा उपनिषद पांडु उपनिषद, सत्यमेव जयते की अवधारणा को ले मुंडको उपनिषद, दोनों प्रश्न परीक्षाओं में पूछे हुए हैं। ठीक है, इसकी रचना तपस्वी ने की थी, ये भी पूछा है। अंत वेद पूछा है, कौन सा है? इसके पुरोहित को ब्राह्मण कहा जाता है, इसका ब्राह्मण। तो हम लोग यार सुनते ही नहीं, कोई काम की बात क्या है? जाना है क्या? हाँ तो सुन लो, बड़ा पढ़ाना भी फिर कल पूछेंगे तब की फिर बता नहीं पाते तुम लोग। इसका तीसरा वेद देखो, प्रश्नोपनिषद, तीसरा उपनिषद है इसका, प्रश्नोपनिषद। तो मैदान से रावण बनेगा तो जाओ भूलेगी तो देख लेंगे। बलिया बाबा जो करता है तुम लोग गए हो? आंसर देखते लोगों को समझ में नहीं आ रहा, क्या कह रहा हूँ मैं? रावण करता तुम लोग देखने जाते हो? तुम हम लोग पहले भागे ऐसे क्या करती हो? हम लोग सर मतलब कुत्ता तो हम लोग जल्दी चले आते हैं, भागदड़ मच जाती है। प्रश्नोपनिषद ये प्रश्न परीक्षा में पूछा है कि प्रश्नोपनिषद किस वेद का भाग है? हमें क्या बोला अभी सुनी, तुम बताओ बीच में क्या नाम टिप्पल, अभी हमें क्या लाइन बोली थी, तुम मत बताओ उसको। नहीं सर मैं कुछ भी नहीं रही हूँ। मैंने क्या बोला मुझे बताओ। मैं सर मैं नहीं। अगला देखो, अगला हेडिंग का उपनिषद, मतलब नया टॉपिक है। नया टॉपिक का मतलब इसी पर सब उपनिषद वेद है, वेद के बाद हमारा उपनिषद नया बुक। अब तेजी से जरा 10-15 पॉइंट लिख लो तेजी से, ठीक है? और सब परीक्षाओं में आए हुए हैं। लिखो उपनिषद वेदों के अंतिम भाग हैं। हर्षिता ठीक हो तुम? हर्षिता, प्रियांशी, हाँ प्रियांशी, नाम मत करो। उपनिषद वेदों के अंतिम भाग हैं, इसलिए इन्हें वेदांत कहा जाता है। जो 15 पॉइंट लिखाना हो सब पीछे की परीक्षा में पूछेंगे, याद रखना। अगला पॉइंट लिखो, उपनिषद में हमें दार्शनिक चिंतन मिलता है। उपनिषद में हमें दार्शनिक चिंतक मिलता है। तो जब पूछेगा परीक्षा में कि उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है, तो दार्शनिक विवेचन क्या है नेहा? हाँ दार्शनिक आगे पूरा सुन ही नहीं रही तुम। दार्शनिक विवेचन मतलब दर्शन का उल्लेख इसमें मिलता है। कहाँ लिखा है? दार्शनिक चिंतन। तो भाई आवाज उत्तर नहीं आ पा रही, दिक्कत ये है। अगला पॉइंट लिखो, उपनिषदों की संख्या 108 है।
इतनी देर में सभी लोग हफ्ता में 2-3 बातें करनी थी, कोई छूट आ जाए होगा ना। उपनिषदों की संख्या 108 क्या हुआ, तो छूट गया क्या? क्या छूटा था बताओ? अगला पॉइंट है ईसोपनिषद में ईस लिखा जाता है, ईस 108 ईसोपनिषद में, ईस निकला फिर उपनिषद लिखना। ईसोपनिषद में निष्काम कर्म का पहला उल्लेख मिलता है। निष्काम कर्म कहते हैं कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो फल मिलता है। जितना अधिक हुआ हो गहरा उतना मीठा जल मिलता है, और अच्छे कर्मों का भी फल एक दिन अच्छा मिलता है। हाँ, ईसोपनिषद में निष्काम कर्म का उल्लेख मिलता है। अगला पॉइंट है नचिकेता यम का संवाद। नचिकेता यम का संवाद सबना उड़ रहा है, क्या है कर रहा है? नचिकेता यम का संवाद कठोपनिषद में मिलता है। अरे तुम कैसे बादशाह हो यार, हम तो ना समझ पा रहे हैं। कठोपनिषद छोटे छोटे शब्द में लिखा है। अब देखो बृहदारण्य उपनिषद में, बृहदारण्य उपनिषद में बृहद लिखना फिर रण्य लिखना, राम आधा हुआ या का। बृहदारण्य उपनिषद में अयम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्मा हूँ। अयम ब्रह्मास्मि, मोहित तुमने वो ब्रह्मा समझ रहा है ना, तो उसी का उल्लेख है अयम ब्रह्मास्मि। अयम ब्रह्मास्मि का उल्लेख है। परीक्षा में 2 बार पूछा पीसीएस में, ठीक है ये, कि अयम ब्रह्मास्मि का उल्लेख किस उपनिषद में मिलता है। देखो इसी उपनिषद में, लिखो इसी उपनिषद में पुनर्जन्म का सिद्धांत एवं याज्ञवल्क्य एवं गार्गी संवाद का वर्णन है। याज्ञवल्क्य एवं गार्गी संवाद का वर्णन है। याज्ञवल्क्य एवं गार्गी संवाद का वर्णन है। स्वर उपनिषद में, स्वर उपनिषद में सर्वप्रथम भक्ति का उल्लेख मिलता है। कहते हैं भगवान की भक्ति में डूब जाओ, तो भक्ति शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम स्वर उपनिषद में मिलता है। समय भक्ति में डूबी हो कभी तुम? वेदांत से भक्ति में डूबी हो कभी तुम? एक आध बार भगवान का नाम ले लिए, सो गए हो नाम लेते लेते। आंसर देने तो भक्ति से कोई मतलब नहीं है। अगर मैं अपनी शक्ति दिखा सकती तो भक्ति का क्या मतलब है? ये सारे जो क्वेश्चन है ये सब टीचर से परीक्षा में एक बार न्यूनतम 2 बार पूछ रहे हैं, ठीक है। अब हेडिंग डालो वेदांत, वेदांत हेडिंग तो डालोगे
लोगों की लिखवा दूं? देखो वैदिक मूल ग्रंथ का अर्थ समझने के लिए वेदांत वेदांत वैदिक मूल ग्रंथों का अर्थ समझने के लिए वेदों के अंगों की रचना की गई। वेदों के अंगों की रचना की गई। इसलिए इन्हें वेदांत कहा जाता है। देखो वेदांत गद्य भाषा में लिखे गए हैं। क्या है? गद्य 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 देखो पहला शिक्षा, इससे भाग है शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। के नाम है ज्योतिष क्लास में है? नहीं। तुम्हें कैसे पता? तुम नाम याद कर रहे हो लड़की हो गया? अंतर देरी का पढ़ाई लिखाई कोई दिमाग नहीं है, केवल बस खाली ये का सर अपने बता देना शिक्षा के आगे ब्रेक में लिखे ना उच्चारण विधि। शिक्षा लिखा आपको है, इसके आगे लिखना उच्चारण विधि। कल्प के आगे लिखना बेटा कर्म कांड। मोहित काफी कर्म कांड कर रहा है तो जीवन में सीधा पता लगे तो बहुत खराब होते हैं। अखबार में फोटो लगती है दिखा दे लड़कों की। निरुक्त के आगे लिखना बेटा भाषा विज्ञान। व्याकरण के आगे निरुक्त के आगे भाषा विज्ञान। डालो कल पहले डालो कल, यही सबसे इम्पोर्टेंट है कल। ज्योतिष कुछ नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं पड़ेगा ना, बता देते अपना पढ़ना था। कल पहले डालो कल। देखो कल का अर्थ है कर्मकांड। कल का अर्थ है कर्मकांड। ऐसे विधि नियम जो सूत्र में लिखे गए हैं, ऐसे विधि नियम जो सूत्र में लिखे गए हैं वो कल्प सूत्र कहलाते हैं। क्या वो कल्प का अर्थ है कर्मकांड। ऐसे विधि नियम जो सूत्र में लिखे गए हैं कल्प सूत्र कहलाते हैं।
देखो इसके 3 भाग हैं। देखो स्रोत सूत्र, स्रोत सूत्र, स्रोत सूत्र। लिखो इसी का एक भाग सुलभ सूत्र है। लिखो इसी का एक भाग सुलभ सूत्र है। जिसमें इसी का एक भाग सुलभ सूत्र है जिसमें यज्ञ वेदियों को मापने के लिए यज्ञ वेदियों को मापने के लिए रेखा गणित का प्रयोग किया गया है। कम से कम 10 बार पीसीएस में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। यज्ञ वेदियों को मापने के लिए रेखा गणित का प्रयोग किया गया होगा। समझी प्रियांशी? कई बार पूछूंगा तुमसे कल मैं। सुलभ सूत्र किसका भाग है याद कर लेना। तो अगला पॉइंट देखो ग्रह सूत्र। ग्रह लगाया था, ग्रह सूत्र। इसके रचयिता अश्वलायन माने जाते हैं। अश्वलायन माने जाते हैं। अगला है धर्म सूत्र। धर्म सूत्र जो तुम्हारी जिंदगी में आएगा परिणय सूत्र। कितने खुश हुए हैं? कितने खुश हुए? शादी के नाम पे तो बिल्कुल एक परिणय कहना, परिणय सूत्र, धर्म सूत्र डाल दिया है। देखो इसमें वर्णाश्रम, इसमें वर्णाश्रम आश्रम नहीं पढ़े तुमने? तुम्हारी एज कितनी है अभी? 25। तो तुम ब्रह्मचर्य में चल रही हो। फिर शादी हो जाएगी, फिर ग्रस्त, फिर वनों में घूमोगी 50 से 75 तक। फिर अपने बच्चों पोती किसी व्यक्ति के जीवन में हिंदू संस्कृति के अनुसार 4 लोग होते हैं। ब्रह्मचर्य आश्रम, आगे गृहस्थ, जैसे जो बहन जी गृहस्थ में आ गई हैं। आगे फिर होगा पान गृहस्थ, जैसे काला पानी की तरफ निकल जाओगे तो मानो टाटा का जंगल है, उसी में कहीं निकल जाना। तुम अंतर्देव तुमसे कह रहा हूँ, मुँह चलाओगे तो बहुत रोटी मिलेगी, तुम्हारी 2 रोटी देगी उसकी है बेटा। तो गृहस्थ में आने वाले हैं। अरे भैया लास्ट वाला क्या आता है? संन्यास। इसमें वर्णाश्रम पुरुषार्थ, इसमें वर्णाश्रम पुरुषार्थ। मोहित में आता सर ऐसी बातें करते रहो, खिलाफ छोड़ो सब। उसके बाद क्या कहते सब कुछ पढ़ाते ही नहीं है। इसके बाद वर्णाश्रम पुरुषार्थ, राजनीतिक सामाजिक और धार्मिक कर्तव्य, राजनीतिक सामाजिक और धार्मिक कर्तव्य इत्यादि मिलते हैं। इसके रचयिता आप स्तंभ हैं। इसके रचयिता आप स्तंभ हैं।
डालो स्मृति ग्रंथ। आप स्तंभ माने जाते हैं, लिखा तो है। स्मृति ग्रंथ, स्मृति ग्रंथ। स्मृति ग्रंथ के अंदर, स्मृति ग्रंथ के अंतर्गत स्मृति, धर्मशास्त्र एवं पुराण आते हैं। एवं पुराण आते हैं। ये हिंदू धर्म के कानूनी ग्रंथ हैं। ये पूछा है क्वेश्चन में, स्मृति ग्रंथ क्या है? ये हिंदू धर्म के कानूनी ग्रंथ हैं। तुम्हें तो पता होगा, तुम तीनों को पीछे बैठे एलएलबी कर ली है। अरे एक कौन एलएलबी? तुम एलएलबी थी ना बेटा? तुम एलएलबी थी ना? वो एक फॉर्म आया है, पता है? अब तुम हो ही नहीं एलएलबी, तो तुम नहीं चुकी कर लेते। अरे अभी तो ठीक से एडमिशन लिया तुमने 2 महीना पहले। अरे 1 साल मान लो, 2 महीना है। अरे जानो मनु स्मृति, मनु स्मृति। हाँ पूरा जाता बोलना है। मनुस्मृति के आगे लिखो ईसा पूर्व 200। ईसा पूर्व 200 इसकी डेट परीक्षा में पूछी गई है, ठीक है? मनुस्मृति की डेटिंग क्या है? 200 ईसा पूर्व। ठीक, देखो इस स्मृति की रचना, इस स्मृति की रचना मौर्योत्तर युग में हुई थी। मौर्योत्तर, मौर्योत्तर युग में हुई थी। ठीक है, अब देखो याज्ञवल्क्य स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति। जब ये लिखा याज्ञवल्क्य, उसके आगे स्मृति जोड़ देना, याज्ञवल्क्य स्मृति। यहाँ पटेल लिख लिया आपने, पक्की बात है, देख लूंगा आगे। कल कॉलेज का मतलब नाम पूछ रहा था, मैंने कह दी थी कल बात तो बहुत खुश हुआ था। कौन था लड़का? था दीदी कोई। अच्छा जी, ये भाई जाते हैं, थोड़े सा नाम बनवा लेंगे। याज्ञवल्क्य स्मृति की डेट पूछी परीक्षा में, ठीक है? क्या हुआ? गलत है देखो। ईसा पूर्व 100, ईसा पूर्व 100। विद्यार्थी समझ में आ रहा बेटा? सब कुछ आता बिल्कुल? कुछ नहीं आता तो बता दो जरा, इसमें नहीं आ रहा। देखो इस स्मृति ने सर्वप्रथम, लड़कियां बहुत खुश होंगी इसके बाद बताने आ रहा हूं। देखो इस स्मृति ने सर्वप्रथम स्त्रियों को संपत्ति का अधिकार प्रदान किया है।
नारद स्मृति, पर इनमें कोई संपत्ति ना रहे, यही किसी को पकड़ना लेट जाना चाहिए। तुम्हारे नाम भी करो, आस्था का नाम लेने की क्या दिक्कत है? नारद, नारद। इसका महत्वपूर्ण पॉइंट है, दासों की मुक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख इसी ग्रंथ में मिलता है। दासों की मुक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख इसी स्मृति में मिलता है। और इसी में स्त्रियों के पुनर्विवाह की अनुमति प्रदान की गई है। इसी में स्त्रियों के लिए पुनर्विवाह की अनुमति प्रदान की गई है। जैसे एक बार शादी हुई और किसी कारणवश किसी महिला का हस्बैंड डेथ कर गया या तलाक हो गया तो दोबारा से विवाह कर सकती है, इसकी अनुमति इस ग्रंथ में मिलता है। पुनर्विवाह लिख पा रही हूँ, रीमैरिज, परीक्षा पूछा है कि अगला है विष्णु स्मृति। विष्णु स्मृति क्या बोला? हाँ, नाम क्या है तुम्हारा? हाँ, नीरज। मेरा एडमिशन है क्या? विष्णु स्मृति, विष्णु स्मृति। देखो इसी में सर्वप्रथम मुद्राओं का विवेचन मिलता है। इसी में सर्वप्रथम मुद्राओं का विवेचन मिलता है। अगला हेडिंग है देवल स्मृति। देवल, देवल, देवल भाई, देवल। ये स्मृति पूर्व मध्यकाल से संबंधित है। ये स्मृति पूर्व मध्यकाल से संबंधित है। इसमें उन हिंदुओं को पुनः हिंदू धर्म में शामिल करने का उल्लेख है। जिन्होंने किसी कारणवश मुस्लिम धर्म अपना लिया था। इसमें उन हिंदुओं को पुनः हिंदू धर्म में शामिल होने का उल्लेख है जिन्होंने किसी कारणवश इस्लाम अपना लिया था। अगला है पुराण। पुराण पुराण तुम लोग यार ऐसे देखती हो, एक बार नहीं समझ में आता क्या बोल रहे हैं। यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, बार एक मैच देखती तो पुराणों की संख्या 18 है। तो इनका संकलन गुप्त काल में हुआ। तेजी से बोल रहा हूं, इनका संकलन गुप्त काल में हुआ। और शांति से सुनना तो एक बार समझ में आ जाएगा। इनका संकलन गुप्त काल में हुआ।
अस्पतालों का उल्लेख है। विश्व के 10 अस्पतालों का उल्लेख है। देखो यही सबसे प्राचीन पुराण है, यही सबसे प्राचीन पुराण है। ऋग्वैदिक काल का भौगोलिक विस्तार, ऋग्वैदिक काल का भौगोलिक विस्तार। ऋग्वैदिक काल का भौगोलिक विस्तार देखो, देखो आर्यों के इतिहास की आरंभिक जानकारी, आर्यों के इतिहास की आरंभिक जानकारी हमें ऋग्वेद से प्राप्त होती है, हमें ऋग्वेद से प्राप्त होती है। देखो ऋग्वेद काल की सरस्वती नदी को, ऋग्वेद काल की सरस्वती नदी को नदीतमा कहते हैं। नदीतमा बहुत बार ऊंचाई क्वेश्चन बीबीआई के हवाले ना, सरस्वती नदी को नदीतमा कहते हैं, नदीतमा कहते हैं। देखो ऋग्वेद के आर्य निवास स्थल के, ऋग्वेद के आर्य निवास स्थल के सर्वत्र सप्त सैंधव शब्दों का प्रयोग किया गया है। सप्त सैंधव, सप्त लिखो फिर सैंधव लिखो, ठीक है। सप्त सैंधव शब्दों का प्रयोग किया गया है, ठीक है। अब है डालो ऋग्वैदिक कालीन नदियां, है डालो ऋग्वैदिक कालीन नदियां। देवी कल बारिश हुई तुम्हारे घर पे? अरे मतलब पीली भी ना बारिश हुई नहीं? मुझे नहीं पता। हाँ नहीं हुई। ये ऋग्वैदिक कालीन नदी डालना, तो एक तरफ नदी डालनी ना, एक तरफ प्राचीन नाम डाल देना इसका। तो इधर नदी, इधर लिखना प्राचीनतम नाम। और ये फाइल तुम्हें कभी छूटे कोई परीक्षा देना तो ये क्वेश्चन मिल जाएगा। यहाँ क्या कोई बात है क्या? क्या तारीख को सही से बताना, मैंने सुन लिया था। हाँ तुम लोग सुनिए, स्विगी से ऑर्डर देके सामने खड़े रहो, पढ़ रहे हैं, खा रहे हैं, आराम से पानी पी रहे हैं, कहते हैं मैं सुबह 4:50 का उठा हुआ हूँ और मैंने केवल एक चाय पी है बस। एक चाय से कहाँ से लाते हैं हाय सर? तुम्हारे घर मुझे नहीं है, क्या हुआ? इधर देखो सतलज,
सतोद्री, इधर लेना सतलज, इधर लेना सतोद्री, इधर लिखना रावी, इधर लिखना परोसुणी, 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 पा रा, वहां पे छोटू इधर से निकाल देते हैं, फिर पट्टा सा रा, वहां पे छोटू। अगर लिखो चिनाव, चिनाव, इस पर लिखना अस्किनी, इस पर लिखना अस्किनी, फिर लिखना झेलम, इसका लिखो वितस्ता, तेजी से लिखो यार, नहीं तो टॉपिक कंप्लीट नहीं हो पाएगा। झेलम, झेलम का है वितस्ता, 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 फिर लिखो व्यास, उसके आगे लिखो विपासा, विपासा वासु मत लेना, विपासा लिखना है क्या, विपासा, आगे लिखो गंडक, इसके आगे लिखना सदनीला, इधर लिखना गंडक, फिर इसके आगे लिखना सदनीला, सदनीला, सा दा ना ना पे की मात्रा रा रा का डंडा पे ऐसा लंबा हो डंडा, ठीक, यहाँ नहीं लिख पा रहे तो मोहित जैसे 15 दिन नहीं आ रहा फिनांस का, समझा में नहीं आ रहा कहाँ से शुरू किया है। देखो ऋण वैदिक काल की राजनीतिक व्यवस्था, ऋण वैदिक काल की राजनीतिक व्यवस्था, पितृ, इसी में देखो पितृसत्तात्मक परिवार, पितृसत्तात्मक परिवार आर्यों के कबीलाई समाज की, पितृसत्तात्मक परिवार आर्यों की कबीलाई समाज की बुनियादी इकाई है। बुनियादी इकाई है। हाँ, पितृसत्तात्मक परिवार आर्यों के कबीलाई समाज की बुनियादी इकाई है। देखो ऋग्वेद में सभा समिति विदग्ध, सभा समिति विदग्ध तथा गण जैसे अनेक परिषदों का उल्लेख है। अनेक परिषदों का उल्लेख है। लिख लिया। देखो ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर कहते थे। ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर कहते थे। हेडिंग डालो 10 राग के युद्ध, 10 राग के युद्ध।
इस युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। इस युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। देखो ये युद्ध परुष्णी नदी के किनारे हुआ था। ये युद्ध परुष्णी नदी के किनारे हुआ था। देखो दशराग युद्ध में सुदास की विजय हुई थी। ये तीनों क्वेश्चन पीछे से पूछे। दशराग युद्ध में सुदास की विजय हुई थी। देखो अगला पॉइंट देखो, विदत ऋग्वैदिक काल की सबसे प्राचीन संस्था थी। विदत ऐसे लिख लो, ये विदत, ये है देखो विदत ऋग्वैदिक काल की सबसे प्राचीनतम संस्था थी। इसका उल्लेख ऋग्वेद में 122 बार आया है। संस्था थी, इसका उल्लेख ऋग्वेद में 122 बार आया है। दोनों क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे हैं। ठीक है, देखो दो प्रकार के विभाग हुआ करते थे इस काल में, अनुलोम विभाग, प्रतिलोम विभाग। अनुलोम विभाग मतलब उच्च वर्ण का लड़का छोटी बड़ी लड़की शादी करता था तो उसको अनुलोम विभाग कहते थे। प्रतिलोम विभाग इसमें नीचे कुल का व्यक्ति उच्च कुल की लड़की शादी कर ले। ये दोनों लिखो मत, लेकिन तुम्हें सामान्य जानकारी हो, ठीक है। परीक्षा पूछे नहीं जाते हैं और 2-3 आइडिया कौन लिखोगे परीक्षा के हिसाब से। देखो समिति का उल्लेख ऋग्वेद में 9 बार मिलता है। समिति का उल्लेख ऋग्वेद में 9 बार और सभा का उल्लेख 8 बार मिलता है। 8 बार मिलता है। देखो गाय को पशुधन माना जाता था। गाय को पशुधन माना जाता था और अधिकांश लड़ाइयाँ गायों के लिए हुई और अधिकांश लड़ाइयाँ गायों के लिए हुई। गायों का उल्लेख ऋग्वेद में 176 बार आया है।
देखो ऋग्वेद में केवल एक ही अनाज, अगला पॉइंट है ऋग्वेद में केवल एक ही अनाज यव का उल्लेख मिला है। यव मतलब जौ। परीक्षा में पूछा पीसीएस में, ठीक है बेटा। देखो ऋग्वेद काल के सबसे महत्वपूर्ण देवता इंद्र थे। ऋग्वेद काल के सबसे महत्वपूर्ण देवता इंद्र थे। इनसे संबंधित 250 सूक्त हैं। इनसे संबंधित 250 सूक्त हैं। देखो ऋग्वेद की स्तुति, ऋग्वेद में अग्नि की स्तुति में, ऋग्वेद में अग्नि की स्तुति में 200 सूक्तों का उल्लेख मिलता है। देखो ऋग्वेदिक कालीन देवता वरुण को, ऋग्वेदिक कालीन देवता वरुण को ऋतस्य गोपा कहा जाता था। बहुत बार पूछा परीक्षाओं में। ऋग्वेदिक कालीन ग्रंथ को ऋग्वेदिक काल में वरुण को ऋतस्य गोपा कहा जाता था। इस काल के देवता मरुत की मात। इस काल के देवता मरुत, इस काल के देवता मरुत आंधी तूफान के देवता थे। आंधी तूफान के देवता थे। और पर्जन्य वर्षा के देवता, और पर्जन्य वर्षा के देवता। ठीक है, अगले हेडिंग डालो उत्तर वैदिक काल। इसमें 10-15 पॉइंट लिखा देता हूँ, सब परीक्षाओं में आते हैं। उत्तर वैदिक काल, बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन इसके बारे में कुछ 10-15 चीजें हैं वो आप जान लो। ऋग्वेदिक काल के बाद आता है उत्तर वैदिक काल। ठीक,
तो आपने लिखे वेदों का ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद, वेदांत, उनकी जानकारी, उन ग्रंथों से इस काल की जानकारी मिलती है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक जो भी रही हो, ठीक है, पूरी जानकारी इस काल से मिलती है। और इसका जो टाइमिंग परीक्षा में पूछा, इसका टाइमिंग 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। इस काल में प्रमुख केंद्र पंजाब से बढ़कर कुरुक्षेत्र अर्थात दिल्ली और गंगा यमुना का उत्तरी भाग, कुरुक्षेत्र अर्थात दिल्ली और गंगा यमुना द्वाब का उत्तरी भाग, दिल्ली और गंगा यमुना द्वाब का उत्तरी भाग, दिल्ली और गंगा यमुना के द्वाब का उत्तरी भाग आता है। अब तो लोग ना 14-15 पॉइंट लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है तो उन्हीं में पूछा जाता है, ठीक, और तरह के क्वेश्चन बनते नहीं है। तो मोहित सर समझ में आ रहा है, लगातार पढ़े जा रहे हो ना ऐसे करके, दिक्कत है कि मेरी बीमारी बताई याद करने की था। पहला पॉइंट देखो, सर्वप्रथम जवालोपनिषद में, जवालो जाता है बाप आता है जवालोपनिषद में, हाँ जवालोपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। परीक्षा पूछा गया है कि अगला पार्ट इससे भी ज्यादा देखो काठक संहिता में 24 बैलों के द्वारा खींचे जाने वाले हलों का उल्लेख मिलता है। अगला पॉइंट है उत्तर वैदिक काल के लोगों में लाल मृदभांड सबसे अधिक प्रचलित था। लाल मृदभांड अर्थात लाल मिट्टी के बर्तन, लाल मृदभांड सबसे अधिक प्रचलित था। लाल मृदभांड सबसे अधिक प्रचलित था, जबकि चित्रित धूसर मृदभांड इस युग की विशेषता थी।
चित्रित ध्वजन परिमाण ब्रैकेट में लिखना PGW पेंटेड ग्रेवियर चित्रित धूसर प्रतिमान इस युग की विशेषता थी। आपसे क्वेश्चन पूछेगा चित्रित धूसर प्रतिमान किस काल के हैं, तो आप लोगे उत्तर वैदिक काल। चित्रों द्वारा समझा जाता था। हाँ चित्रों के द्वारा समझा जाता था। ये चित्र दूसरा निर्माण नहीं पाया। मिट्टी था, मिट्टी का बर्तन था, वो बोलते थे प्रतिमान। इसका जो कलर था वो धूसर कलर का था, ग्रे, और चित्र का मतलब से पेंटिंग कर दी तो बोलते थे चित्रित धूसर प्रतिमान PGW पेंटेड ग्रेवियर। ठीक है, क्वेश्चन पूछेगा चित्रित धूसर प्रतिमान में किस काल की निर्माण है, तो आप उत्तर लगाएंगे उत्तर वैदिक काल। समझ में आ गया? नेहा पटेल समय दूर बस हो गया। देखो इस काल में निष्क एक प्रकार का आभूषण था। एक प्रकार का आभूषण था। अब ये एक मुद्रा माने जाना लगा। अब ये एक मुद्रा माने जाना लगा, माना जाने लगा, मुद्रा माना जाने लगा। परीक्षा में पूछा लिस्ट क्या है? एक आभूषण है, आप कहते हैं गले में पहन, पूछा ये क्वेश्चन। ठीक है, देखो सतमान संभवतः चांदी की मुद्रा थी। परीक्षा में पूछा है सतमान, सात आ मा मापा का डंडा ना, सतमान चांदी की मुद्रा थी। देखो इस काल में मुद्रा प्रणाली का आविर्भाव तो नहीं हुआ। इस काल में मुद्रा प्रणाली का आविर्भाव तो नहीं हुआ, मतलब उदय नहीं हुआ, ऐसे समझो। इस काल में मुद्रा प्रणाली का उदय तो नहीं हुआ, किंतु बलि शुल्क भार, बलि कौमा शुल्क कौमा भार आदि को राजा को दिए जाते थे, आदि को राजा को दिए जाते थे। देखो पुनर्जन्म का सिद्धांत अगला पॉइंट है। पुनर्जन्म का सिद्धांत बातें हमें नहीं बोल के आ रहे हैं, तुम ऐसा हरदान के साथ कमरा क्यों लेते हो यहाँ पर? अरे बहुत दूर रहता है। मैंने आज तक कभी ऐसा नहीं देखा जहाँ चार लड़कियां बैठी हैं, आप शांत बैठी हो, शांत कुछ
पूछना कुछ बात, उसी श्रेणी में आ गया मोहित, कहा कि इसने पूछ दिया, पी पाल से पूछ दिया, कि से पूछ दिया, कि सन्ना ने कुछ ना कुछ कहता ही रहेगा। तुम्हें क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत तो नहीं। तुम्हें मिलेगा नहीं खाने को, खाएगा वही वो दिखा रहा है तुम्हें क्या ये है। इसको पुनर्जन्म का सिद्धांत कल मैं कुछ लोगों की बेंच चेंज करूंगा, ठीक? पुनर्जन्म का सिद्धांत सर्वप्रथम हम उठा लेंगे इसको, सतपथ ब्राह्मण में मिलता है। सतपथ ब्राह्मण ने लिख पा रहा यार क्या तुम? देखो तीनों आश्रमों का सर्वप्रथम उल्लेख बहुत बार पूछा बेटा परीक्षा में। तीनों आश्रमों का उल्लेख सर्वप्रथम छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। हाँ, छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। क्या होता है ना कि जो पहले किताब लिखी गई उसमें छांदोग्य उपनिषद में 3 का उल्लेख कर दिया, उनने 4 में कर दिया जवाहर उपनिषद में। परीक्षा में दोनों पूछे हैं, तीनों का पूछा है, 4 का पूछा है, ठीक है। सबसे अच्छी चीज बता रहा घटना चक्र का पूर्वावलोकन लो, इतिहास का उसके क्वेश्चन देखा करो। मैंने ग्रुप में भेजे थे ना, लेकिन तुम लोग देखते ही नहीं। क्या मैंने तुम क्या बताया अभी? मैंने क्या बताया? ये मनोरंजन की क्लास है क्या है? कोई आदमी सीरियस होकर बता रहा क्लास को बिल्कुल आप ये क्या बोले? एक उपनिषद था, कृष्ण पुत्र देवकी का उल्लेख छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। सबसे महत्वपूर्ण यही चीज है इसकी जो मुझे याद है। अब बाकी मैंने छांदोग्य उपनिषद पढ़ा तो है नहीं भैया, बहुत बड़ा होता हो, तो सबसे महत्वपूर्ण है उसकी यही है। आप ग्रुप में जुड़े हुए कि नहीं? देवकी पुत्र कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। परीक्षा में पूछा ही, ठीक है। कोई चीज बताया करो, शांत बैठा करो थोड़ा सा यार। हम तुमको बोलने के लिए मना किए हैं कभी? सब बात कर रहे हैं, कोई चीज काम की चीज है, पता नहीं कहाँ खो जाते हो, फिर जाके साइन करते घूमो कि अच्छा नहीं पढ़ाते हैं। ये भी कहो कि सर आपका मेरा अच्छा नहीं चल रहा था, मतलब तीनों तरफ तुम लोग चलते हो। पहले मैं तुम लोगों को फार्म भरवाऊँ किसको अच्छा नहीं लग रहा था, पहले मैं ये टिक करवा लूँ कि आप किसको समझ में नहीं आ रहा है, तो पता चल जाए कि हाँ यार यही लोग बच्चे होंगे। अगला कुछ लोग यहाँ रियल में पढ़ने आते हैं, ठीक, तो उनकी निष्ठा को भंग मत किया करो। तुम लोग बहुत दूर दूर से आते हो, माता तुम टाइम लगाओ, कितने बजे सुबह उठते हो, फिर यहाँ आते हो, यहाँ से पढ़ के कितने बजे घर जाते हो, फिर खा के सोते हो, उतना कैलकुलेट करो तुम अपने आप कितना घंटा तुम इस काम में दे रहे हो, केवल 3 घंटे की क्लास के लिए। अगला पॉइंट देखो, सबसे बड़ा तथा सर्वाधिक लोहे का भंडार
अंतर्जी खेड़ा से मिला है, अंतर्जी खेड़ा एक बात है, खराब तो नहीं लगे, कोई बुरा मत मानना, ठीक है, और काम की समझा रहा है। अंतरंगी खेड़ा से मिला है। इस काल में गोत्र व्यवस्था स्थापित हुई थी, इस काल में गोत्र व्यवस्था स्थापित हुई थी, इस काल में गोत्र व्यवस्था स्थापित हुई थी। पॉइंट परीक्षा में कई बार बेटा पूछा गया, ठीक है। मूर्ति पूजा का प्रारंभ उत्तर वैदिक काल में माना जाता है। परीक्षा पूछा है, एक बार उत्तर पीसीएस में मुंडको उपनिषद में ये उल्लेख है, मुंडको ये लिखा देखो, मुंडको उपनिषद में ये उल्लेख है, मुंडको उपनिषद में ये उल्लेख है कि यज्ञ एक ऐसी नौका है, कि यज्ञ एक ऐसी नौका है जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। नहीं किया जा सकता। उत्तर वैदिक काल के प्रमुख स्थल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल के प्रमुख स्थल भगवानपुरा से, भगवानपुरा से पक्की ईंटों का बना हुआ 13 कक्षों का एक भवन प्राप्त हुआ है। 13 कक्षों का एक भवन प्राप्त हुआ है। अगला पॉइंट है ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य को, ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य को द्विज कहा जाता है। ता ऐसे लेना बेटा, ठीक है, ता लिख लेना, ता के नीचे ऐसे द्विज। तथा ये लोग तथा इन लोगों का उपनयन संस्कार होता था, तथा इन लोगों का उपनयन संस्कार होता था।
काल में ऋण के लिए कुसीद का काकू की मात्रा सीद, कुसीद शब्द का प्रयोग मिलता है। कुसीद देखो रसीद लिखते हैं तो सीद लिखे ना, आगे लिखा कू लिखे ना, कू सीद, कुसीद, कुसीद का काकू की मात्रा सा सापई की मात्रा का कुसीद, ऋण के लिए कुसीद। अरे पहले काल लिखना है ऐसे करके, फिर ऐसे मात्रा होती सा लिख लिया, सा पे ऐसी मात्रा फिर डाल होती है कुसीद। ऋण के लिए कुसीद शब्द का प्रयोग मिलता है। ठीक है, फिलहाल तो थोड़ा बैठा रहा, थोड़ा सबको जब समय मिलता तो बोल देते ना बीच में हंसी मजाक करने के लिए। हम बोल रहे हैं तो सुन ही रहे हो। देखो मैं तुमको एक बहुत सीरियस बात बता दूँ, अब तो 1 मिनट बचा हुआ क्लास। तुम अगर यहाँ इतनी दूर से आके पढ़ रहे हो और तुम सीरियस होकर नहीं पढ़ रहे क्लास में, तो तुम केवल अपना टाइम पास कर रहे हो। मैं तुमको ईमानदारी से बता रहा हूँ इस बात। और ये बात तुम्हें आज समझ में नहीं आएगी, जब तुम परीक्षा देने लगोगे ना तब तुम्हें समझ में आएगी। मैं तुमको ईमानदारी से बता रहा हूँ। और जब क्लास में बैठा करो तो ये याद रखा करो कि तुम्हारे पिताजी काम क्या करते हैं। उससे अच्छा मोटिवेशन कुछ नहीं मिलेगा तुम लोग को। हमको कैसे पैसा देते हैं, हमारा तो बचपन में खत्म हो गया, 2-3 महीने के थे। इसी को दिमाग में रखा करो पिताजी कैसे हमको पैसा देके हाथ में भेजते हैं। मजाक का टाइम आएगा तो क्लास में मजाक किया करो और शांत होकर बैठा करो। ठीक है, ईमानदारी से बात बता रहा है तो नहीं तो कोचिंग कर लोगे। हम तो इसलिए बोल रहे हैं कि पूरी साल तुम लोग बैच करना, अगर कोचिंग करने आए हो तो, और छुट्टी तब मारो छुट्टी करना हो। हमको तो अब इसको बंद कर दो।